एज यू ऑल नो कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे एफआईआईज और डीआईएस का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और यही हैं जो मार्केट को ऊपर या नीचे करते हैं। नाउ टू इन टुडेस वीडियो में टॉक अबाउट कि एफआईआईज इंडियन मार्केट से बाहर क्यों जा रहे हैं और कब वापस वो आ सकते हैं। अगर वो वापस आते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो। सो हाय गाइस, मैं वेदांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजों की बात करते हैं और उनसे आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो, फाइनेंस कैसे अपना बना सकते हो, वो सब चीजों की बात हम इस चैनल पे करते हैं। नाउ टुडेस टॉपिक इज कि व्हेन एफआईआईज विल कम बैक। एफआईआईज काफी दिनों से, इनफैक्ट अक्टूबर, पिछले साल के अक्टूबर से वो लगातार सेल ऑफ किए जा रहे हैं। टिल नाउ दे हैव सोल्ड अराउंड $20 बिलियन ऑफ पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, ये इतना उनका सेल ऑफ हो चुका है ऑलरेडी। बट स्टिल अगर आप अपने इंडिया मार्केट को देखोगे तो वो उतना नहीं गिरा है जितना उसको गिरना चाहिए था एज कंपेयर टू प्रीवियस डेज। जब आप अगर स्टार्टिंग की बात करते 2008 2010 की बात अगर हम करते उस टाइम में, तो अगर इतना सेल ऑफ किया होता किसी भी एफआईआई या फिर एक पूरे डीआईएस ने, तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता, जो कि आज की डेट में देखने को नहीं मिल रहा है और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। नाउ लेट्स मूव टू द सेशन, देखते हैं क्या है। पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैं आपको जो डेटा है वो दिखाना चाहता हूँ। जो सेल ऑफ हो रहा है, अगर आप मंथली वाइज देखो तो मार्च नेट सेलर 43,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग हुई। देन फेब में भी 45,000 की, जनवरी में 41,000 की, मतलब एक अच्छा खासा चंक अक्टूबर से ही सेल ऑफ हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इस मंथ की बात करें तो इस मंथ में भी अभी तक वो नेट सेलर ही है, एफआईआईज नेट सेलर ही है। ऑन द अदर एंड अगर हम डीआईएस की बात करें तो उन्होंने मार्केट को थोड़ा संभाल के रखा हुआ है। अदरवाइज जो स्टॉक मार्केट हमारा टिका हुआ है इस टाइम पे, इस लेवल पे, वो वहां पे टिका नहीं होता, हम एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देख रहे होते। ठीक है, एक तो हो गया डीआईआईज। दूसरा रीजन है क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी टिका हुआ है या फिर आप कह लो कि एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एक रिस्पेक्टेड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। उसका रीजन है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आज के स्टॉक मार्केट में। एंड थैंक्स टू ऑल काइंड ऑफ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, जो क्रिएटर हैं फाइनेंस रिलेटेड, जो क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वजह से इंडिया में इतना ज्यादा आप कह लो कि अवेयरनेस आया है। लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग अब एफडीज को छोड़ के म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ की तरफ भाग रहे हैं और उसकी वजह से ही इंडियन स्टॉक मार्केट अभी स्टेबल दिख रहा है। अदरवाइज जितना सेल ऑफ हुआ है, मैं आपको और डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा, जितना सेल ऑफ हुआ है उस हिसाब से मार्केट अभी बहुत नीचे होता। ठीक है ना, उसके पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, एफआईआईस या फिर डीआईआईस ये बाई सेल क्यों करते हैं। ठीक है, एफआईआईस अगर आपके इंडियन स्टॉक मार्केट में बाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और वहां से पैसे निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं। एफआईआईस का सिर्फ एक सोल पर्पस है, पैसा कहीं भी लगाना जहां से उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा हो। ठीक है, अब ना एफआईआईस पेट्रियोटिक होते हैं, ना एफआईआईस इमोशनल होते हैं, ना एफआईआईस किसी भी तरीके का बुलशिट लेते हैं। उनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि अगर यहाँ पे रिटर्न अच्छा है उसके कंपैरिजन में, तो वो यहां इन्वेस्ट करेंगे, ना कि किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इवन अगर वो खुद, अगर यूएस का कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो वहां पे इन्वेस्ट ना करके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा अगर उसको दिखता है कि यहाँ पे पैसे ज्यादा ग्रो हो सकते हैं। तो जहां पैसे ज्यादा ग्रो होने के चांसेस होते हैं, एफआईआईस वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। अब इंडिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेके एफआईआईस पैसे बाहर निकाल लेते हैं, पैसे अंदर करते हैं। एक तो सिंपल सा, आप देखो करेंसी एक्सचेंज की बात करो। ठीक है, अगर इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होगा तो भी एफआईआईस पैसे बाहर निकालते हैं, बिकॉज एफआईआईस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं और जब उन्हें वो इन्वेस्टमेंट बाहर निकालनी पड़ती है, अगर इंडियन रुपीज डिप्रिशिएट हो रहा है तो उनको एक एक्स्ट्रा लॉस लेना पड़ता है। ऐसे कई रीजन है, एक सिंपल सा रीजन ये है, लेकिन ऐसे कई रीजन है जिसकी वजह से एफआईआईस पैसे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में डालते हैं और वापस निकालते भी हैं। अभी फिलहाल जो मेजर रीजंस हैं जिस वजह से एफआईआईस पैसे निकाल रहे हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। और सबसे पहला जो रीजन मेरे को लगता है वो है फेड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप देखो तो फेड जो है 3.5% तक अपने रेट्स इंक्रीज करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए, जब यूएस में इंटरेस्ट इंक्रीज किए जाएंगे तो एफआईआईस को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है इक्विटी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का, क्योंकि वो फिक्स रिटर्न है। अगर वहां पे 3.5% फेड अपना इंटरेस्ट रेट बना रहा है तो वो फिक्स रिटर्न है और शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं वो। ठीक है, इक्विटी से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वो। पहला रीजन ये है, जब भी आप कभी भी डेटा उठा के देखना, जब भी फेड ने अपना
इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है तो इंडिया से एफआईआईज का पैसा आउटफ्लो होता है। ठीक है, ये नॉर्मल केस है जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट कब गिरेगा, स्टॉक मार्केट कब उठेगा, तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे ही फेड ये कहता है कि मैं आप इस पे इंटरेस्टेड नहीं है तो स्टेबल रहेगा, फिर इंटरेस्ट रेट कम करते हैं वो, तो उस केस में वो पैसा वहां से किसी भी दूसरी कंट्री से निकल के इंडिया में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, नाउ पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज वाई उसको अवॉइड करने के लिए, या फिर इंडिया क्या यूएस में भी अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए एफआईआई और अच्छी जगह जा रहे हैं जहां पर उनको रिटर्न ज्यादा मिल जाए। ठीक है, इंडियन मार्केट अभी स्टेबल है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, दैट इज वाई वो यहाँ पे रुके हुए हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे देखने को मिला इंटरेस्ट रेट रिटर्न के बराबर। ठीक है, फेड इंटरेस्ट रेट के बराबर। तो ये सब चीजें हैं जो एफआईआई को किसी जगह रुकने पे या फिर किसी जगह से निकलने पे मजबूर करती हैं, और सिंपल उसका लॉजिक है कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर है यूक्रेन रशिया का वॉर। ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से वो तो अपना देखिए, रशिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ओके, रशिया के ऊपर बहुत से देशों ने सैंक्शन लगाए। अब ऐसा नहीं है कि रशिया कोई छोटी मोटी कंट्री है जिसपे आप सैंक्शन लगा दोगे वो चुपचाप बैठी रहेगी और उससे दूसरे देशों को फर्क नहीं पड़ेगा। रशिया भी बहुत बड़ा इंपोर्टर एक्सपोर्टर है ऑयल का। ठीक है, उन्होंने ऑयल की सप्लाईज रोक दी है, फिर जो भी चीजें कर रही हैं, ऑयल डायरेक्टली इंपैक्ट करता है डॉलर को, ऑयल डायरेक्टली इंपैक्ट करता है इंडियन रुपीस को। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इसकी वजह से इंडिया, या फिर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इमर्जिंग कंट्रीज, जो भी इमर्जिंग कंट्रीज होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, तो लोग जो भी एफआईआई या फिर जो भी हैं वो चाहते हैं कि किसी स्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ अनस्टेबल कंट्री। ठीक है, तो इंडिया काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होगा अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है आगे और भी यूक्रेन रशिया का। अभी तो वो चल ही रहा है, अभी स्टेबल है तो उसको भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट डेफिनेटली यूक्रेन रशिया का वॉर एक बहुत बड़ा इशू था। चौथा एक रीजन है जो चाइना में कोविड आउटब्रेक हुआ है फिर से। ठीक है, चाइना में कोविड आउटब्रेक हुआ है फिर से और उस वजह से भी बहुत से इंपैक्ट पड़ रहे हैं। उसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है इंडिया पे, बट डेफिनेटली एफआईआई को कोई इंपैक्ट लग रहा है जिस वजह से वो पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डेटा की बात करते हैं कि एफआईआई एफपीआई जो है कहां पे इन्वेस्ट करते हैं उनकी बात करते हैं। पहले ये है डेटा हिस्टोरिकल इंडिया का। ठीक है, 1989 से अभी तक का डेटा है फाइनेंशियल ईयर वाइज। ठीक है, एफआईआई ने हर बार इन्वेस्ट करा है इंडियन मार्केट में, और कई बार ऐसे हुए, ये इक्विटी का डेटा है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब उसने पैसे निकाले 2008 में, आपको याद होगा जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में पैसे निकाले हैं एक बार, उसके बाद उन्होंने निकाले हैं 2016 में पैसे। ठीक है, उसके बाद 2018-19 पे थोड़ा सा ज्यादा, उतना नहीं कह सकता हूं, सबसे ज्यादा आज तक का जो पैसा आउटफ्लो हुआ है हिस्टोरिकली वो 2021-2020 में हुआ है, 22 में हुआ है। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में जो 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर उसमें सबसे ज्यादा पैसा आउटफ्लो हुआ है। अब इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करने की कोशिश करोगे तो जब भी एफआईआई ने किसी 2 फाइनेंशियल ईयर लगातार पैसे बाहर नहीं निकाले हैं। ठीक है, अगर इस साल मान लेते हैं पैसे निकाले तो अगले साल पैसे डाले हैं और वो भी डबल। अब देखो यहाँ पे 47,000 करोड़ निकाला था, 1,10,000 करोड़ डाला, 1,10,000 करोड़ डाला। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ देखें 14,000 करोड़ निकाला था, 55,000 करोड़ डाला। ठीक है, 87 निकाला था, 61,000 करोड़ डाला। तो अगर हम इस चीज को नोटिस करें तो अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि 4 महीने होने को आ गए हैं, 4 महीने होने को आ गए हैं और अभी तक पैसे इन्होंने निकाले नहीं है। ठीक, सॉरी, पैसे निकाल रहे हैं ऑलरेडी, 4 महीने होने आ गए और पैसे निकाल रहे हैं ऑलरेडी। अभी तक तो उन्होंने पैसे निकाले ही हैं, सिर्फ अप्रैल हो गया है। एंड लेट्स से कि अगर वो पैसे डालना शुरू करते हैं सेकेंड हाफ से, नहीं सेकेंड हाफ से तो 2023 में डालते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 2023 से बढ़ाना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या होगी ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक, टिल नाउ इतना पैसा निकालने के बाद भी निफ्टी इज स्टिल स्टैंडिंग नियर इट्स लाइफ टाइम हाई, मतलब अभी भी वो सिर्फ 1,000-1,200 पॉइंट दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। मतलब इतना पैसा निकल गया स्टॉक मार्केट से, स्टिल निफ्टी इज होल्डिंग इट्स लेवल। इसका मतलब है कि जो डीआईआईज हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफी हद तक स्टॉक मार्केट को संभाल के रख रखे हैं। ठीक, अगर वो पैसे नहीं निकाल रहे हैं, कोई पैनिक नहीं क्रिएट होता इंडियन स्टॉक मार्केट में, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है अभी इस टाइम पे, ऐसे ही चलता रहता है, तो कुछ दिन बाद जब एफआईआई, कुछ महीनों बाद जब एफआईआई पैसे डालेंगे तो दैट विल डबल फोल्ड द
रिटर्न ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अभी इस टाइम पे, वो डबल फोल्ड ट्रिपल फोल्ड भी हो सकती है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये आने वाले 1-1.5 साल में निफ्टी आपका 25,000 तक भी टच कर जाता है तो मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा, क्योंकि जो कंडीशन अभी दिख रही है मार्केट की, जनरली जब ये पैसे निकालते हैं, आप देखो 2008 की अगर हम बात करें, 2008 में जब इन लोगों ने पैसे निकाले थे, ऑलमोस्ट काफी पैसे निकले थे 2008 में, जो क्राइसिस आया था। आप देख लो यहाँ पे 47,000 करोड़ के आसपास 2008 में निकले थे। तो अगर आप इसका 2008 का चार्ट देखोगे तो आप देखो ध्यान से, 2008 में जब उन्होंने पैसे निकाले तो स्टॉक कितनी बुरी तरीके से गिरा था, ठीक, और रिकवर होने में उसको अच्छा खासा टाइम लग गया था, और जब उन्होंने पैसे डाले तो स्टॉक रिकवर हुआ और एक अच्छा खासा हाई बनाया। ठीक है, उसको भी टच किया जो था पुराना, उस नए वाले हाई को भी टच किया। अब इस टाइम पे स्टॉक मार्केट ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, ठीक है, गिरा नहीं है उतना जितना गिरना चाहिए था उसको, एज कंपेयर टू जितना पैसे उन्होंने निकाल लिए। अब अगर इसमें वो पैसे और पुट करते हैं और पैसे डालते हैं, जितने पैसे उन्होंने निकाले उसमें डाल देते हैं अगर वो, नाउ इन नेक्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 8 to 10 मंथ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक मार्केट में और भी पैसा FIIs डालेंगे। ठीक है, जैसे ही एक न्यूज, अभी देखो क्लैरिटी नहीं है कुछ, ठीक है, कि कब तक डालेंगे कब तक नहीं डालेंगे, लेकिन अगर ये यूक्रेन रशिया वॉर थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो जाता है, या फिर आप कह लो कि जो फेड रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इंडियन स्टॉक मार्केट विल बूम लाइक एनीथिंग। ठीक है, और अभी ये नहीं करता है तो भी अगले 1 साल से 1.5 साल में इट विल बूम फॉर श्योर। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ। और मैं 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो आपको बताना भी चाहूंगा, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं होगा। जिसको इस वीडियो के बाद भी एक वीडियो चाहिए उन स्टॉक्स के बारे में विथ एनालिसिस, और क्यों मैं उसको बता रहा हूँ, क्यों उसको बाय करना चाहता हूँ। FII जब इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी वो पहली चॉइस होगी, क्यों होगी वो सब मैं उस वीडियो में बताऊंगा। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।